नमस्कार साथियों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी मंत्रा में। दोस्तों, आज हम सब लोग देखेंगे हिंदी पेडागॉजी के 15 प्रश्न। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं। आप सब लोग अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूं। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर दोस्तों। चलिए पढ़िए पहला प्रश्न। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का कौन सा परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया? संज्ञानवादी प्रस्तुत किया, व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए। आप सब लोग, इतना सरल प्रश्न है, लड्डू क्वेश्चन है हमारा सीटेड में। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल जवाब है। वाइगोत्स्की की थ्योरी का नाम ही आप सब लोग जानते हैं। जहाँ भी समाज और संस्कृति दिख जाए, उनकी थ्योरी का नाम ही था सामाजिक सांस्कृतिक। इसलिए इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों, आप सब लोगों को बहुत ही सरल क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वाइगोत्स्की ने भाषा का विकास का समाज संस्कृति का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? देखिए, सर्वाधिक बल देंगे, और ये क्या है? प्राथमिक स्तर। दोस्तों ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? देखिए, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी, मतलब उसकी वर्तनी, मानक वर्तनी में सुधार करवाएंगे आप? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ, या फिर हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, या फिर हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता? चलिए दोस्तों देखिए एक बार। हिंदी भाषा की मानक वर्तनी मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों की आप मानक वर्तनी शुद्ध कराएंगे, या फिर हिंदी भाषा प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आप मुहावरे और लोकोक्तियाँ सिखाएंगे कि हिंदी भाषा उसके बिना अधूरी हो जाएगी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और मानक वर्तनी के बिना? या फिर हिंदी भाषा की, या तो फिर प्राथमिक स्तर पर आप उनको वाक्य संरचनाएं सिखाएंगे? देखिए दोस्तों, इनमें एक पक्ष की बात करें, और प्राथमिक स्तर पर बच्चा कितना होता है? कक्षा 1 से 5। तो प्राथमिक स्तर पर आप बच्चे को मानक वर्तनी नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी आप सिखाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मतलब उसको मुहावरे और लोकोक्तियाँ सिखाएंगे। मुहावरे जैसे आँखों का तारा बहुत प्रिय लगना, 9 2 11 हो जाना, इस तरह के मुहावरे उसको प्राथमिक स्तर में आप सिखाएंगे कक्षा से 1 से 5 के बीच में, कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ उसको सिखाएंगे? या फिर हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, उसको मतलब वाक्यों का प्रयोग सिखवाएंगे कि राम स्कूल जाता है, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, वाक्यों की संरचना, वाक्य प्रयोग सिखाएंगे? देखिए दोस्तों, ये सब उसके लिए प्राथमिक स्तर के लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए प्रश्न ए भी हमारा नहीं सही रहेगा, ये कठिन हो जाएगा प्राथमिक स्तर के हिसाब से। बी भी कठिन हो जाएगा, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। और सी, ये भी कठिन हो जाएगा। वाक्य संरचना उसको आप प्राथमिक स्तर पर नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर सिखाइए, तब अच्छा रहेगा, तब वो अच्छे से सीख पाएगा। तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा डी। प्राथमिक स्तर पर हम लोग बच्चों को सौंदर्य और आंचलिकता, उसको भाषा अभिव्यक्त करना, अर्थ सहित वे अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर सके और दूसरे की भाषा को शुद्ध रूप से ग्रहण कर सके। दोस्तों, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, इस पे हम सर्वाधिक बल देंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। देखिए, अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की? देखिए दोस्तों, एक बार ध्यान से पढ़िए। अंतर्निहित भाषा, अंतर्निहित आप लोगों को अगर ध्यान में आ रहा हो, इसको हम लोग अर्जन भी कह सकते हैं, भाषा अर्जन। अब तो दोस्तों आप लोग आंख बंद करके इसका जवाब दे सकते हैं, अर्जन मैंने लिख दिया है। अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध किसके साथ है, या फिर भाषा अर्जन का संबंध किसके साथ है? आप देखिए तो दोस्तों, पियाजे, स्किनर, वाइगोत्स्की या चॉम्स्की? देखिए दोस्तों, जहाँ भी भाषा अर्जन की बात हो, वहाँ पर आप लोग आंख बंद करके चॉम्स्की ही लगा दीजिएगा, कभी आपका गलत नहीं हो सकता है।
इसलिए अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध चॉम्स्की के साथ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर, फिर देखिए उच्च प्राथमिक, अभी तक हम लोग प्राथमिक पढ़ रहे थे, अभी उच्च प्राथमिक मतलब कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है, जल संरक्षण पर विज्ञापन बनाना। मतलब कोई जल संरक्षण पर है कि जैसे जल ही जीवन है, एक ये बिंदु है, इस पर हम लोग विज्ञापन बना रहे हैं। या फिर आपदा प्रबंधन पर, आपदा प्रबंधन, बाढ़ है, सूखा है, यह आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिख रहे हैं कि भूकंप से इतना हमारा विनाश होता है, इतना हानि है। देखिए ये तो फिर अधूरी कहानी का अंत लिखना या फिर डायरी लिखना। देखिए दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्य में सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ पर फिर देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए दोस्तों जल संरक्षण पर विज्ञापन बनाना, ये दोस्तों देखिए एक पक्ष की बात करता है। जल संरक्षण उच्च प्राथमिक स्तर पर जल संरक्षण पर विज्ञापन बनाना एक पक्ष की बात करेगा, और जहाँ पर एक पक्ष की बात करें वह हमारा उत्तर तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो देखिए ये भी नहीं उत्तर होगा। आपदा प्रबंधन पर स्लोगन लिखना, ये भी दोस्तों देखिए एक पक्ष की बात करें, ये भी नहीं होगा। देखिए अधूरी कहानी का अंत लिखना, ये दोस्तों हो सकता था, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा विकल्प लिखा है डायरी लिखना। डायरी जब कोई बच्चा लिखेगा, अपनी डायरी लिखेगा तो अपने शब्द लिखेगा ना, अपनी अभिव्यक्ति लिखेगा, वे उसने भाषा किस हिसाब से सीखी है और वे कितना सीखी है। तो दोस्तों अपनी भाषा जहाँ स्वयं की अभिव्यक्ति हो, उससे अच्छा कोई भी दोस्तों नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। देखिए दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों को का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, कागज की गुणवत्ता। देखिए दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या है भाषा की पाठ्य पुस्तक में, आकर्षक चित्र, मतलब केवल चित्र होना चाहिए। अगर कक्षा भाषा की पाठ्य पुस्तक में चित्र नहीं है तो बेकार है बिना चित्र के। देखिए दोस्तों ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है। फिर देखिए अभ्यासों की बहुलता, मतलब उसको अभ्यास ज़्यादा दिए गए हों पुस्तक में, कि मतलब जैसे व्याकरण है उसमें संज्ञा प्रकरण दिया हुआ है तो उसका अभ्यास करने के लिए दिया जाए उस पुस्तक में, ये भी दोस्तों देखिए सही बात नहीं। कागज़ की गुणवत्ता, मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कागज़ होना चाहिए, ये तो दोस्तों हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता है डी। तो देखिए दोस्तों भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, कि दोस्तों की पाठ जो भाषा की पाठ्य पुस्तक में हो वे हमारी वास्तविक जीवन से संबंधित हो, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने का जीवन में मिले। उन कहानियों के माध्यम से हम अपने जो हमारा दैनिक जीवन है वे हमारा प्रभावित हो और उनसे हमको सीखने को मिले। इसलिए दोस्तों भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण होगा पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। उन पाठों का उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य के आपने देखा होगा कोई भी पाठ नहीं होगा। आपने देखा होगा ईदगाह कहानी है 6 या 7 में हिंदी में, देखिए तो उस कहानी का भी अर्थ है। कोई मुंशी प्रेमचंद की कहानी है उसका भी अर्थ है। दोस्तों देखिए पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन बहुत ही ज़रूरी है भाषा की पाठ्य पुस्तक में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों फिर ध्यान से पढ़िए। श्याम अक्सर ये डा लिखा है, डा वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है। आप क्या करेंगे? देखिए दोस्तों श्याम एक बच्चा है और आप एक शिक्षक है, उसके भाषा के शिक्षक हैं। तो श्याम अक्सर जो बोलता है, जैसे डा है, जैसे सड़क है तो सड़क को वो सड़क बोलता है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बच्चे तुतलाते हैं छोटे में और बोलते हैं सड़क है, सड़क में डा लगेगा, उसमें वो बोलता है सड़क बोलता है, सड़क को सड़क सड़क ऐसा बोलता है। डा की जगह वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है। अब यही तो है, सड़क को सड़क बोलता है बच्चा। तो आप उसके एक भाषा के शिक्षक हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? देखो उसे डा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे,
मतलब आप उसके भाषा की शिक्षा को दूसरे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने, मतलब एक सूची आप बना देंगे जिनमें सड़क ड शब्द सही लिखा होगा और उसको अभ्यास करने के लिए कहेंगे। दोस्तों देखिए, अभ्यास करना जहाँ भी लिखा हो, ये मेरे प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता। अगला फिर भी पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, उसे ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। मतलब जैसे भाषा के आप शिक्षक हैं तो आप कहेंगे सड़क, बोलो बच्चों सड़क, तो बच्चा बोलेगा सड़क, मतलब उसको दोहराने के लिए कहेंगे, तो इससे उसकी सही हो जाएगा उच्चारण। दोस्तों देखिए, कभी भी ये दोहराना शब्द हो जहाँ भी, ये दोहराना भी हमेशा निगेटिव पॉइंट है, इसलिए ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। देखिए सी पढ़ते हैं, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। देखिए ये दोस्तों हमारा अभी तक हमारा उत्तर सही है कि मतलब आप उसे प्रोत्साहित करेंगे कि जो श्याम है वो अपनी बात को अच्छी तरह से प्रकट करे, मतलब दूसरे के सामने अभिव्यक्त करे। तो दोस्तों ये बात तो देखिए बिल्कुल अच्छी बात है। फिर भी देखिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, उसे डा वाले शब्दों की सूची को बोलकर अभ्यास, फिर अभ्यास करना बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। दोस्तों देखिए फिर ये भी निगेटिव, इसलिए दोस्तों देखिए हमारा डी बी और ये तीनों ही निगेटिव पॉइंट है, तीनों ही गलत हैं, इसलिए हम उसको, हमारा उत्तर सी होगा दोस्तों। श्याम मतलब उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप किसी बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे तो उसका धीरे धीरे उसको कमियां बताएंगे तो आप उसकी अपने आप जो कमियां हैं भाषा के उच्चारण है वो सही हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखें, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब किसी भी भाषा पे आपको अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए, ध्यान से पढ़ा करिए प्रश्नों को, प्रश्न में ही क्योंकि उत्तर रहता है हमारा। चलिए दोस्तों, शब्दों के अर्थ जानना, मतलब शब्दों का अर्थ जानेंगे हम, या फिर उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, मतलब भाषा की वाक्य संरचना को जानेंगे कि वाक्यों का प्रयोग कैसे होते हैं, भाषा के वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, या फिर उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, या फिर उस भाषा का व्याकरण जानना। देखिए दोस्तों, शब्दों के अर्थ जानना, अगर हम शब्दों का अर्थ जान लेंगे तो कब तक अर्थ जानते रहेंगे, ये भी दोस्तों देखिए एक पक्ष की बात करता है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, मतलब वाक्यों का प्रयोग जानेंगे कि वाक्यों का प्रयोग कैसे हिंदी भाषा में किया जाता है, कि मोहन घर से स्कूल जा रहा है, हम उसको वाक्यों का प्रयोग जानेंगे, ये भी दोस्तों देखिए एक बच्चे की बात कर रहा है। देखिए उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, आप भाषा पर अगर अपना सबसे ज़्यादा अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए कोई भी बच्चा अमेरिका चला जाए, वहाँ की मदर टंग मातृभाषा इंग्लिश है, तो दोस्तों देखिए वहाँ 4 साल रह लेगा तो अपने आप अंग्रेजी सीख जाएगा। आप महाराष्ट्र में चले जाएंगे तो वहाँ की भाषा मराठी है, तो आप वहाँ 4 साल रहेंगे तो अपने आप मराठी भाषा सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा उत्तर बहुत ही अच्छा है, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। फिर भी आगे देखते हैं, उस भाषा का व्याकरण जानना, मतलब व्याकरण जानेंगे, ये भी दोस्तों हमारा गलत होगा, ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा उत्तर हो जाएगा उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। आप जितना ज़्यादा भाषा का प्रयोग करेंगे, आप, इसलिए कहा जाता है कि भाषाई परिवेश, समृद्ध परिवेश जब उसको मिल जाएगा, वहाँ आप बच्चा अगर अमेरिका में पैदा होगा तो किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, अंग्रेजी भाषा अपने आप सीख जाएगा। कोई बच्चा पंजाब में पैदा होगा तो पंजाबी भाषा अपने आप सीख जाएगा, क्योंकि वहाँ जो मातृभाषा है वही जो अर्जित करेगा, वहाँ के जो वातावरण से अर्जित करेगा वही भाषा सीखेगा, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं फिर भी प्रश्न 8 की तरफ। देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 का बच्चा है, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर का, हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह, क्या अपेक्षित है, हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, हिंदी भाषा की मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए आप,
हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 का एक बच्चा है, तो कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे से आप क्या अपेक्षा करेंगे कि वे हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को, देखिए समस्त नियमावली हम लोग जानते हैं कि मास्टर कोई नहीं कभी बन पाया है निपुण, मतलब कि समस्त जहाँ पे आ जाए, समस्त आ जाए, प्रवीणता आ जाए, निपुणता आ जाए, तो मास्टर कभी नहीं कोई बन पाए। हम सब लोग लर्नर हैं, हम लोग जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसलिए दोस्तों ये जहाँ समस्त और मास्टर बनाने समस्त नियमावली को जान सके, ये दोस्तों गलत बात है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। फिर आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके, मतलब केवल यही आप अपेक्षा करेंगे कि वे मुहावरे और लोकोक्तियों को ही जाने दोस्तों। देखिए ये भी दोस्तों एक पक्ष की बात करता है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए दोस्तों, विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, मतलब कि आप बच्चे से ये अपेक्षा करेंगे कि वो हिंदी भाषा को बहुत ही, मतलब अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर सके अच्छे तरीके से और दूसरे की भाषा को ग्रहण कर सके अच्छी तरीके से। इसलिए दोस्तों ये हमारे उत्तर सही होगा अभी तक। फिर भी देखिए आगे पढ़ते हैं, डी, तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। तत्सम आप सब लोग जानते होंगे, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। तत्सम मतलब संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिया गया हो, और तद्भव उसको कहते हैं जिसको संस्कृत भाषा से लिया गया हो और हम लोगों ने परिवर्तित कर दिया हो। तत्सम मतलब संस्कृत से ज्यों का त्यों। तो देखिए तत्सम प्रधान भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है। इसलिए दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा सी, कि हम लोग ये अपेक्षा करेंगे कि विभिन्न संदर्भों में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 9, देखिए भाषा सीखने करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही सरल प्रश्न है, और आप लोगों ने इसके पहले एक प्रश्न आया था अंतः संबंधित वाला, अर्जन वाला। अगर आप लोगों ने वे प्रश्न ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आप लोग आंख बंद करके दे सकते हैं। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर, क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर का सर्वप्रथम कारण क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा में आकलन, भाषाई परिवेश, भाषा का व्याकरण। देखिए दोस्तों, भाषा सीखने का मतलब होता है अधिगम, और भाषा अर्जित मतलब अर्जन करना या अधिग्रहण करना। दोस्तों देखिए सबसे बड़ा इसमें न तो पाठ्य पुस्तक का अंतर होता, ना तो आकलन का होता अंतर, ना तो व्याकरण का। इसमें दोस्तों भाषाई परिवेश का अंतर होता है। जैसा समृद्ध भाषाई परिवेश होगा उतनी ही अच्छी बच्चा भाषा अर्जित करेगा। चलिए दोस्तों ये बहुत ही सरल प्रश्न था, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 10वीं में, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने में क्या सबसे कम, देखिए लिस्ट सबसे कम उपयोगी है? चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना, किसी घटना का वर्णन करना, नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में बताना। चलिए दोस्तों ये बहुत ही सरल सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है फिर भी। चलिए देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन, मूल्यांकन हमको करना है, आकलन करने में क्या सबसे कम प्रभावी होगा? तो दोस्तों देखिए, चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, मतलब कोई चित्र दिखा दिया जाता है आपको और फिर कविता लिखवाना। दोस्तों देखिए ये भी एक पक्ष की बात कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए, पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना, मतलब पाठ के अंत में सवाल दिए गए हैं उनका जवाब लिखना। देखिए ये तो अच्छी बात है आकलन में कि कोई पाठ है उसके अंत में सवालों का जवाब लिख रहा है बच्चा, तो ये तो देखिए आकलन में अच्छी बात नहीं, हमको यहाँ बुरी बात, इसलिए कम आकलन। दोस्तों कम जरूर देखिएगा यहाँ पर, ठीक है? हाँ गलती ना करिएगा। आकलन करने में सबसे कम प्रभावी कौन सा है? तो देखिए चित्र देखकर कहानी कविता लिखना, ये तो देखिए उपयोगी है हमारे लिए। फिर देखिए पाठ के अंत में दिए सवालों का जवाब लिखना, मतलब कोई पाठ है और उसके अंत में आप लोग बच्चों से कहते हैं कि सवालों का जवाब लिखिए। कोई पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसके सवालों, और उस पाठ जब पूरा हो जाता है तो आप कहते हैं कि इनके सवालों का जवाब लिखिए। तो देखिए ये तो अभी तक अच्छी बात नहीं है।
फिर भी आगे बढ़ते, किसी घटना का वर्णन, मतलब कोई बच्चा किसी घटना का वर्णन करेगा तो अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति करेगा, अपने शब्द उसके रहेंगे। तो ये भी देखिए अच्छी बात है, इसलिए ये भी उत्तर नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे कम पूछा गया है। फिर देखिए, नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में लिखना, मतलब नानी को कोई बच्चा चिट्ठी लिख रहा है और उसने एक किसी से दोस्ती की है और उसके बाद अपने दोस्त के बारे में चिट्ठी लिख के बता रहा है अपने दोस्त के बारे। तो देखिए दोस्तों, जब दोस्त के बारे में वो चिट्ठी लिखेगा तो अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति रहेगी और उसके स्वयं के शब्द रहेंगे, इसलिए दोस्तों ये भी उपयोगी है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। इसलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे बी सबसे कम उपयोगी होगा, क्योंकि यहाँ पे पाठ के अंत में दिए सवालों का केवल जवाब लिखना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है दोस्तों? भाषा बोध और साहित्य बोध, कवि और कविता बोध, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, साहित्य बोध और छंद बोध। देखिए दोस्तों, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र बनाने का आत्मविश्वास, मतलब किसी रचना के बारे में अपनी स्वतंत्र राय देना है, उसको बनाने के लिए आत्मविश्वास जो अपने अंदर है उसको विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो कवि आवश्यक है या कविता बोध आवश्यक है, या दोस्तों साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध आवश्यक है, या फिर साहित्यिक बोध और छंद बोध। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले ही दिया गया है भाषा बोध और साहित्य बोध। दोस्तों देखिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय आप तभी देंगे, तभी आपको आत्मविश्वास होगा, जब आपको भाषा का ज्ञान होगा अच्छी तरह से और साहित्य का ज्ञान होगा। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर ए हो जाएगा, भाषा बोध और साहित्य बोध। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसका उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों 11वें का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो ये दोस्तों 12वें में पढ़ते हैं। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि, दोस्तों ध्यान से पढ़िए, सतत आकलन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसका क्या उद्देश्य है दोस्तों? बच्चों ने क्या सीखा है, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, बच्चों ने कितना सीखा है। तो दोस्तों आप लोगों ने इतनी तो अब पेडागॉजी पढ़ी ली होगी, तो ये प्रश्न का उत्तर तो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है शायद। चलिए दोस्तों, बच्चों ने क्या सीखा है ये दोस्तों हम लोग नहीं जानते। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब ये हमेशा चलता ही रहता है, जारी ही रहता है। बच्चे कैसे सीखते हैं, ये दोस्तों इसका उत्तर होगा। बच्चे क्यों नहीं सीखते, ये तो निगेटिव बात है, तो हो ही नहीं सकती। बच्चों ने कितना सीखा है, अगर ये हमें जानना होता तो ये हम पेपर पेंसिल टेस्ट ले लेते। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है बच्चे कैसे सीखते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 13वें में। देखिए, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? मतलब मध्यस्थ मतलब मीडिएटर। भाषा शिक्षण में मातृभाषा, जैसे हमको अंग्रेजी भाषा सिखाना है तो हम हिंदी भाषा को, या तो हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम हिंदी को नहीं रखते हैं मीडिएटर, मध्यस्थता के तौर पे नहीं रखते हैं। व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि। तो दोस्तों देखिए, ये जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें डायरेक्ट मेथड इसको कहते हैं। आप अगर अंग्रेजी भाषा सिखा रहे हैं तो अंग्रेजी से ही सिखाएंगे, बोलेंगे। आप मराठी सिखा रहे हैं तो मराठी से ही बोलेंगे। तमिल सिखा रहे हैं तो तमिल से ही सीखेंगे, बोलेंगे और तमिल से ही सिखाएंगे। इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता। हिंदी सिखा रहे हैं तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब होगा प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इसमें दोस्तों मीडिएटर, कोई भी मध्यस्थता में कोई भी भाषा नहीं रखी जाती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 14वें में। पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है, पूरक पाठ्य पुस्तक का क्या उद्देश्य है? गंभीर साहित्य पढ़ना, बलपूर्वक पढ़ना, या फिर अतिरिक्त कार्य गृह कार्य देना, या फिर वाचन अभ्यास। दोस्तों देखिए, गंभीर, बलपूर्वक, केवल, ये सब जहाँ भी हो निगेटिव है। ये गंभीर, ये गंभीर साहित्य पढ़ना भी निगेटिव है। बलपूर्वक मतलब पढ़ना, बल लगा के हमको पढ़ना है, ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा।
अतिरिक्त मतलब अतिरिक्त उनको एक्स्ट्रा गृह कार्य देना हो, दिन में घर में दिन भर गृह कार्य ही करते रहेंगे, ये भी गलत बात। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा डी, वाचन अभ्यास। पूरक अभ्यास पुस्तक का, पूरक पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य वाचन अभ्यास होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 15वां और ये लास्ट हमारा प्रश्न भी होगा। एक तरह की लिखना एक तरह की बातचीत है, एक यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है, पढ़ने के बाद सीखा जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों ने 4 कौशल सीखे होंगे, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। तो देखिए लिखना दोस्तों क्या है, एक तरह की बातचीत। आप जब लिखते हैं, कोई आप पत्र लिख के भिजवा रहे हैं तो अपनी बात ही तो आप अभिव्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों देखिए 2 कौशल हमारे ग्रहणात्मक होते हैं और 2 अभिव्यक्तात्मक होते हैं। ध्यान दीजिए, जो हम ग्रहण करते हैं, एक पढ़कर हम ग्रहण करते हैं और एक सुनकर ग्रहण करते हैं, ये हमारे ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। और जो अभिव्यक्तात्मक कौशल होते हैं उनमें हमारा क्या होगा, अभिव्यक्तात्मक, एक हम बोल करके अभिव्यक्त करते हैं और एक लिख करके अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। एक वाचन कौशल और एक लेखन। ठीक दोस्तों, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, लिखना एक तरह की बातचीत है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप सब लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, अगर ना किया हो तो दोस्तों ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आप लोगों को हमारे पूरे वीडियो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए दोस्तों बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक करिए, आप लोगों के ऊपर है। लेकिन सब्सक्राइब और बेल आइकन दोस्तों, हमारे सभी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए दोस्तों, मैं आशीष द्विवेदी आपको अपने ध्येय वाक्य के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका लक्ष्य आपको ज़िंदगी में बड़ा बना सकता है। चलिए धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत दोस्तों।